नमस्कार। चलिए आज सिविल सेवा परीक्षाओं के उस हिस्से की बात करते हैं जहां सिर्फ ज्ञान की नहीं बल्कि उसे पेश करने की कला की परीक्षा होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निबंध के पेपर की। ये पेपर आपकी सोच, आपके विश्लेषण और आपकी दूरदर्शिता का एक आईना होता है। जरा सोचिए, परीक्षा हॉल का वो माहौल, चारों तरफ सन्नाटा, घड़ी की टिक टिक और आपके सामने 1000 से 1200 शब्दों में एक मजबूत, प्रभावशाली तर्क खड़ा करने की चुनौती। असल में ये सिर्फ शब्दों की गिनती का खेल नहीं है, ये तो विचारों की गहराई को करीने से शब्दों में पिरोने की कला है। एग्जामिनर बस यही देखना चाहता है कि क्या आप किसी मुश्किल विषय को पूरी तरह समझकर कम शब्दों में साफ साफ समझा सकते हैं या नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसका तोड़ क्या है। देखिए, कामयाबी का राज सिर्फ ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। इसका असली राज है एक ऐसा भरोसेमंद ढांचा तैयार करना जिसे आप किसी भी टॉपिक पर लागू कर सकें। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो हर बार, चाहे टॉपिक कितना भी अनजान क्यों न लगे, आपको एक दमदार निबंध लिखने में मदद करे। ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति का नतीजा है। किसी भी शानदार इमारत को बनाने के लिए क्या चाहिए? अच्छी ईंटें, सीमेंट, सरिया, है ना? ठीक वैसे ही एक मजबूत निबंध की नींव भी लिखने से बहुत पहले रखी जाती है और इसकी शुरुआत होती है अच्छी क्वालिटी की बौद्धिक सामग्री यानी इंटेलेक्चुअल रॉ मटेरियल इकट्ठा करने से। अब देखिए, ये नींव बनती कैसे है? ये बनती है आपके जनरल स्टडीज के सारे पेपर्स के ज्ञान को आपस में जोड़ने से। मान लीजिए टॉपिक है महिला सशक्तिकरण, तो क्या आप सिर्फ सामाजिक पहलू पर बात करेंगे? नहीं, आप इतिहास GS1 से समाज सुधारकों के उदाहरण लेंगे, आप राजव्यवस्था GS2 से संवैधानिक अधिकार बताएंगे, अर्थव्यवस्था GS3 से उनकी आर्थिक भागीदारी के आंकड़े देंगे और नीतिशास्त्र GS4 से लैंगिक न्याय का नैतिक पक्ष समझाएंगे। जब ये सारे आयाम एक साथ जुड़ते हैं ना, तब जाकर आपका निबंध दमदार और मल्टी डायमेंशनल बनता है। टॉपर्स की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है। वो अपने ज्ञान को ऐसे ही थीमैटिक क्लस्टर्स यानी विषयगत समूहों में बांट लेते हैं। ये कुछ अपने दिमाग में एक लाइब्रेरी बनाने जैसा है। जैसे जलवायु परिवर्तन की शेल्फ पर जरूरी रिपोर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, नई तकनीकें, ये सब पहले से तैयार हैं। इससे होता यह है कि परीक्षा के दौरान सही पॉइंट को याद करना और उसे इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। और सही शब्दों में कितनी ताकत होती है, ये बात इस कोट से साफ पता चलती है। गांधी, टैगोर, अंबेडकर जैसे महान विचारकों के शक्तिशाली कथनों का एक कोट बैंक बनाना या आपके निबंध को एक यादगार शुरुआत या एक मजबूत अंत दे सकता है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कोट का इस्तेमाल सिर्फ सजावट के लिए नहीं होना चाहिए, उसे आपके तर्क को मजबूती देनी चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो ठीक है, कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल तो हमने इकट्ठा कर लिया। अब बारी है आर्किटेक्चरल प्लान की, यानी उस नक्शे की जो हमारे विचारों को एक सही और तार्किक ढांचे में ढालेगा। समझिए, इसी स्ट्रक्चर पर हमारे निबंध की पूरी इमारत खड़ी होगी। ये जो 4 स्टेप का स्ट्रक्चर है ना, यही हमारे ब्लूप्रिंट का कोर है, उसका दिल है। हर हिस्से का एक बहुत ही साफ मकसद है। परिचय से आप पढ़ने वाले का ध्यान खींचते हैं। मुख्य भाग में आप अपने तर्कों का पूरा विश्लेषण करते हैं। आगे की राह ये दिखाता है कि आप सिर्फ समस्या नहीं, समाधान पर भी सोचते हैं। और निष्कर्ष आपके सारे तर्कों को समेटकर एक गहरा असर छोड़ता है। और ये चार्ट खुद एक पूरी कहानी कहता है। देखिए, लगभग 75% हिस्सा यानी सबसे बड़ा हिस्सा मुख्य भाग के लिए है। क्यों? क्योंकि आपका विश्लेषण और आपके तर्कों की गहराई ही आपको सबसे ज्यादा नंबर दिलाएगी। कई लोग गलती क्या करते हैं, वो एक बहुत लंबा परिचय लिख देते हैं और फिर मुख्य भाग के लिए शब्द और समय दोनों कम पड़ जाते हैं। वहीं एक छोटा सटीक निष्कर्ष सिर्फ 5% आपके निबंध को एक प्रभावी अंत देता है। ये संतुलन साधना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए, अब आते हैं निबंध के दिल पर, यानी उसके मुख्य भाग पर। यहीं पर एग्जामिनर आपके ज्ञान की गहराई, आपके विश्लेषण की क्षमता और आपके विचारों की स्पष्टता को परखता है। देखते हैं कि एक बहुआयामी विश्लेषण कैसे तैयार किया जाता है। किसी भी टॉपिक का एक बैलेंस्ड एनालिसिस करने के लिए ये पेस्टल फ्रेमवर्क एक बहुत ही कमाल का टूल है। ये एक तरह की चेकलिस्ट है जो ये पक्का करती है कि आप किसी भी जरूरी पहलू को छोड़ ना दें। मान लीजिए विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप इसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरनमेंटल और लीगल एथिकल यानी सारे पहलुओं को जांच सकते हैं।
इससे आपका विश्लेषण अपने आप ही व्यापक और गहरा हो जाता है। लेकिन हाँ, पेस्टल कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हर ताले को खोल दे। आपको टॉपिक के हिसाब से अपना अप्रोच चुनना होगा। जैसे भारत की विदेश नीति का विकास जैसा कोई टॉपिक है तो वहाँ कालानुक्रमिक यानी क्रोनोलॉजिकल अप्रोच ज्यादा अच्छा काम करेगा, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ता है। वहीं क्या निजता का अधिकार एब्सोल्यूट है, जैसे फिलोसॉफिकल टॉपिक्स के लिए आप पक्ष, विपक्ष और फिर एक संतुलित समाधान वाली संरचना अपना सकते हैं। सही अप्रोच चुनना ही आपकी गहरी समझ को दिखाता है। तो खाका तैयार है, सामग्री भी मौजूद है। अब आता है सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम, एग्जीक्यूशन, यानी असली परीक्षा के माहौल में टाइम के प्रेशर के बीच अपनी योजना को पूरी सटीकता से लागू करना। क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी योजना भी बेकार है अगर उसे समय पर सही ढंग से लागू न किया जाए। ये टाइमलाइन समझिए आपका गेम प्लान है। हर एक मिनट कीमती है। पहले 10 मिनट में सही टॉपिक चुनना, ये आधी लड़ाई जीतने जैसा है। अगले 10-15 मिनट में बनाया गया एक रफ स्केच आपको अगले 70 मिनट तक भटकने से बचाता है। और हाँ, आखिरी के 5 मिनट, ये वो वक्त है जब आप छोटी-छोटी गलतियां सुधार सकते हैं, जो आपके नंबर काट सकती हैं। इस अनुशासन को अपनाना ही कामयाबी की कुंजी है। तो आखिर में ये सब हम कर क्यों रहे हैं? ये पूरा खाका, ये रणनीति, ये सिर्फ एक निबंध लिखने की तरकीब से कहीं ज्यादा है। ये असल में स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग यानी एक संरचित सोच को दिखाने का तरीका है। एग्जामिनर ये नहीं देख रहा कि आप क्या जानते हैं, वो ये देख रहा है कि आप अपने ज्ञान को कितनी अच्छी तरह से व्यवस्थित करते हैं, पेश करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। और यही तो एक होने वाले प्रशासक का सबसे जरूरी गुण है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि निबंध का पेपर आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ आपके ज्ञान की परीक्षा है, या फिर ये इस बात का प्रदर्शन है कि आपके पास एक अच्छी तरह से संरचित, शांत और सुलझावा दिमाग है? शायद ये इन दोनों का ही एक बहुत ही सुंदर और अटूट संगम है।